नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेरिकल कैपेसिटर। तो स्पेरिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग सेल्स होंगे, दरअसल से एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है। अब मुझे इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी है। जस्ट एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे दोनों प्लेट को चार्ज क्यू और माइनस क्यू देना पड़ा था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकाला गया था और फिर Q बाई V की वैल्यू किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस होगी। उसी टाइप से यहाँ पर भी अगर मुझे इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी है तो मुझे इन दोनों प्लेट्स को चार्ज Q और माइनस Q देना पड़ेगा। इनर शेल के आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज Q आ जाएगा और आउटर शेल के इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब चार्ज Q देने के बाद हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए we have to use Gauss law और Gauss law लगाने के लिए we need a Gaussian surface. Because of the charge symmetry, our Gaussian surface should be a sphere of radius, let us say small r. अब इस Gaussian surface के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और इसका dA भी बाहर की तरफ है and therefore इस Gaussian surface पे E dot dA E into 4 pi r square के बराबर होगा and that should be equal to Q by epsilon, जहाँ पे Q is the net charge inside the Gaussian surface and therefore electric field will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square, which you can write as KQ by r square. Thus electric field इन दोनों के बीच में वेरिएबल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी। Now having found the electric field, we can find the potential difference by minus of E dot dr, which will be equal to minus kq dr by r square का इंटीग्रल फ्रॉम a to b, जहां a इनर सेल का रेडियस है और b आउटर सेल का रेडियस है। dr by r स्क्वायर का इंटीग्रल -1 by r के बराबर होता है एंड देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद और लिमिट्स को पुट करने के बाद विल बी इक्वल टू kq upon 1 by a minus 1 by b. We could have also found this potential difference directly by using the formula of potential. इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज Q के वजह से भी होगा KQ by A और इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज माइनस Q की वजह से भी होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस KQ by B, क्योंकि ये पॉइंट इस आउटर सेल के अंदर है। इस आउटर सेल की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस KQ by B होगा। Thus potential at this point will be equal to KQ by A इस चार्ज Q की वजह से और माइनस KQ by B इस चार्ज माइनस Q की वजह से। और पॉइंट 2 पे अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज Q की वजह से KQ डिवाइडेड बाय B होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के बाहर है। ये शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा केप्ट एट सेंटर, और माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस KQ बाई B होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के जस्ट सरफेस पे है। Thus potential at the point B will be KQ by B minus KQ by B, which will be equal to 0, and thus the potential difference will simply be equal to VA, and that will be equal to KQ by A minus KQ by B. Thus अब अगर मुझे potential difference इन दोनों शेल्स का मालूम है, we can find the capacitance as Q by V, and that will be equal to Q upon KQ 1 by A minus 1 by B. Q से Q cancel हो जाएगा, and if we put the value of K as 1 by 4 pi epsilon naught, we will have the capacitance to be equal to 4 pi epsilon naught 1 by A minus 1 by B, and this is the capacitance of a spherical system. So एक spherical capacitor की capacitance we have found to be equal to 4 pi epsilon naught 1 by A minus 1 by B. Now
अगर हम बोल दें कि आउटर शेल का रेडियस इनफाइनाइट है, that is the outer shell is taken to infinity, if the second sphere is taken at infinity and the charge on it is still minus q, तो सेकेंड स्क्वायर इन्फिनिटी पे मतलब सेकेंड स्क्वायर गायब हो जाएगा, we will be left only with one sphere. और अगर अब इस फॉर्मूले में मैं b की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं तो 1 by b will become equal to 0, and therefore the capacitance of this sphere of radius a where the second shell is taken at infinity can be said to be equal to 4 pi epsilon naught a इस फॉर्मूले से. So this is the capacitance of a single spherical capacitor of radius a. This is a very obvious formula because we know that the potential difference is equal to q by c, और अगर c की वैल्यू एक सिंगल स्पेयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें, we will have q upon 4 pi epsilon naught a, which is the formula for potential on the surface of this sphere where we are assuming that potential at infinity is equal to 0. तो एक सिंगल स्पेयर की कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a के बराबर है, और अगर मैं उसके ऊपर दिए गए चार्ज को उसकी कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे उस स्पेयर का पोटेंशियल मिल जाएगा, जहां पे हम ये मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ सेकेंड कंडक्टर जीरो पोटेंशियल पे है. फर्दर द कैपेसिटेंस वाज डिफाइंड एज 4 pi epsilon naught 1 by a minus 1 by b. If we rewrite this, we will get 4 pi epsilon naught a into b upon b minus a. So this will be the capacitance of two spherical shells of radius a and b. अब अगर if a and b are both very large, अगर दोनों शेल्स का रेडियस बहुत ज्यादा है, we can say that a into b will approximately be equal to r square, where r is the mean radius. तो a into b approximately r square के बराबर होगा, जहां पे r is the mean radius of the two spheres. Further we can say that b minus a, that is इन दोनों के बीच की सेपरेशन let us say d के बराबर है, and therefore the capacitance can be written as 4 pi epsilon naught r square into d, जहां पर 4 pi r square उस मीन रेडियस के स्पेयर का एरिया है, and therefore we will have the capacitance to be equal to epsilon naught a by d, which is the same formula as we have found for parallel plate capacitor. And obviously अगर a और b बहुत ज्यादा हैं, this shell will almost behave as a parallel plate जिसकी कैपेसिटेंस सेम फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a by d से हमें मिल जाएगी.